आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और भारत का संविधान लागू हुए 73 साल मुकम्मल हो गए। बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से 26 जनवरी आज मनाई गई। लेकिन क्या असल में आज़ादी के मकसद को आज वो फ़िरका परस्त ताकतें समझ पाई हैं कि जिनको आज़ाद कराने में, जिस भारत को आज़ाद कराने में जिनका कोई किरदार कभी नहीं रहा, अलावा इसके कि समाज को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, मरने और मारने की आज हद ये हो गई कि कसम यानी हलफ दिलाया जाए। तो क्या कुछ ऐसे समाज में असामाजिक तत्व मौजूद हैं और इनकी तादाद 2014 के बाद से इतनी बढ़ गई है कि जो वाकई भूल गए कि भाईचारा होता क्या है, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक होता क्या है, जो आज सिर्फ नफ़रत की बात करते हैं, धर्म संसद के नाम से न जाने लोगों को किस किस तरह के प्रवचन देते हैं, उन्हें कसम दिलाते हैं और एक समुदाय को, मैं सीधा सा कह देता हूँ, मुसलमानों के ख़ात्मे की बात करते हैं। क्या कभी कामयाब हो सकेंगे इस तरह के फ़िरका परस्त लोग? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमने देखा कि हिंदुस्तान ने आज तरक्की की है, हिंदुस्तान की आज अगर खुशहाली की बात की जाए तो क्या उसमें इस तरह के जो लोग हैं, चाहे वो नरसिंहानंद हों जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, या फिर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी हों, और फिर अभी और भी बहुत सारी लिस्ट है जो बाकी हैं, इन पर यूएपीए क्यों नहीं, इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए क्यों नहीं? आज क्योंकि संविधान दिवस है, आज 26 जनवरी है और सोचिए संविधान भी देख रहा है उन लोगों को जो अब तक अपने असल ठिकानों से बाहर हैं। प्रबोधानंद गिरी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, अन्नपूर्णा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, और इसी तरह आनंद स्वरूप की, और एक चैनल चलाने वाला, खुद को प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार कहने वाला सुरेश चौहान के, वो भी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, और उससे पहले एक वीडियो जो सुरेश चौहान के की आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। कुछ ही दिन पहले की बात है जब ये 19 दिसंबर को साउथ दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में भोले भाले लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर शपथ दिलाता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर ये कहता है कि अगर जब ज़रूरत पड़ेगी मरेंगे भी और मारेंगे भी, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बार देखिए सुरेश चौहान के की उस वीडियो को। जहां भी जाता हूं सबसे एक शपथ दिलाता हूं। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड आगे आगे करिए। खड़े हो जाओ भैया, खड़े। कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर, एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। धन्यवाद। मैंने आज जो बातें कही मेरे बातचीत में देखा आपने इस वीडियो को, किस तरह से जहर उगल रहा है। और अगर इसको हेट स्पीच यानी नफरती भाषण ना कहूँ तो फिर और क्या कहूँ। नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था, अब तक नहीं लगनी चाहिए थी यूएपीए और एनएसए ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन ताज्जुब है, हैरत है हुकूमत के ऊपर, ख़ास तौर से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहने वालों से आज ताज्जुब होता है। बहरहाल किसी ने तो सही कम से कम कोशिश तो की और एफआईआर के लिए अदालत
का रुख किया है। अब देखना यह है कि 27 तारीख को यानी कल 27 जनवरी को अदालत इस मामले पर सुरेश चौहान के ऊपर एफआईआर हो और उसकी गिरफ्तारी हो, इसको लेकर के क्या फैसला सुनाती है, क्या इस मामले के अंदर है। मेरे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कासिम रसूल इलियास साहब हैं। आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी क्या एप्लीकेशन थी जो आप कोर्ट में लेकर के गए हैं, और दूसरा सुरेश चौहान के अब तक गिरफ्तार नहीं हैं, जबकि वो लोग जो संविधान की रक्षा करने वाले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त जब एनपीआर एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें आपके अपने बेटे भी उमर खालिद अब तक जेल में है, यूएपीए में है, ऐसे लोग क्यों नहीं जो अब तक बाहर हैं? देखिए, असल में जब ये वीडियो सामने आई और हमको ये महसूस हुआ कि दिल्ली में और साउथ दिल्ली के अंदर इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, और पहली बात तो ये थी कि इसमें सबसे बुनियादी ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि हमारा देश एक सेकुलर मुल्क है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात में बहुत साफ तौर पे लिखा गया है कि ये एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है। तो इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है कि आप संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप मरने और मारने की बात करते हैं। ज़ाहिर बात है कि मरने और मारने से मुराद क्या है, हर आदमी जानता है। हमने इसके ऊपर में एक एप्लीकेशन दी यहाँ थाने में कि साहब आप इनको गिरफ़्तार कीजिए और एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए। 19 तारीख को ये वाक़या हुआ था, हमने 25 तारीख को एप्लीकेशन दी थी। 19 तारीख की आप वही बात कर रहे हैं जब 17 से लेकर 19 तक हरिद्वार में भी धर्म संसद चल रही थी। तो उसी दौरान दिल्ली में भी ये किया था। उसी दौरान दिल्ली में भी ये वाक़या हुआ था। तो वहाँ तो एफआईआर हो गई, लेकिन यहाँ पे एफआईआर नहीं की। तो हमने एप्लीकेशन दी कि भाई इनके ख़िलाफ़ एफआईआर होनी चाहिए और उनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन लेने के बाद वो हमको टालते रहे कि ठीक है, इस पर हमने एक आदमी लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हमने कहा 30 तारीख को हमने फिर डीसीपी को एक मेल किया, साउथ दिल्ली के डीसीपी को, सरिता विहार थाने में एक मेल किया कि साहब हमने ये एप्लीकेशन दी है, इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, आप इसका संज्ञान लीजिए। लेकिन उनके तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हमने अदालत की तरफ रुजू किया। 1 महीना इंतज़ार करने के बाद चुनांचे हमने अदालत में दिया, अदालत ने हमारी दरख्वास्त कबूल की और 27 तारीख को हमें उम्मीद है कि 27 तारीख को अदालत जो है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए 156 के तहत में हिदायत करेगी इसको, थाने को। और हमें उम्मीद है कि अगर ऐसा एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद फिर अगली कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जैसे जिन्होंने धर्म संसद हरिद्वार में की, उनमें से सिर्फ 2 लोगों की नाम मात्र गिरफ्तारी, यति नरसिंहन की हम बात करें या फिर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की बात करें, वहाँ तो बहुत सारे लोग थे जो जहर उगल रहे थे, जो समाज को बांटने की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कानून कहीं ना कहीं इस वक्त, आज क्योंकि 26 जनवरी है, आज के दिन ही कानून लागू हुआ था, नाफिज हुआ था, हमारा संविधान वजूद में आया था, मैं कह सकता हूँ, तो आपको लग रहा है कि उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है? नहीं तो ये सभी जेल में होते जिन्होंने ये हरकतें की हैं। देखिए, एक बात तो यही है कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको ये खूब एहसास है कि हम चाहे कुछ भी कह लें, हमको इम्प्यूनिटी हासिल है। हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अभी भी जो कार्रवाई हुई है 2 लोगों के खिलाफ में हरिद्वार के मामले में, वो कार्रवाई को भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो जिस तरह पुलिस गई, जिस तरह उनसे रिक्वेस्ट की गई, जिस तरह उनके साथ हंस कर बातें की गई, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसे लोग जो मुजरिम हैं उनसे बात की जा रही है। और ये भी इसलिए किया गया 2 लोगों के खिलाफ कि इतना दबाव बनाया गया था पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी। यानी देखिए, ये जो वाक़या हुआ है हरिद्वार वाला वाक़या, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। अमेरिका के अंदर बाज़ाब्ता इसके ऊपर बहस हुई और इस पर कहा गया कि भाई हुकूमत हिंद को मुतवज्जे किया जाए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। आप जो है ये नस्ल कुशी की बात कही जा रही है, जिनोसाइड की बात की जा रही है, तो ये बहुत भयानक चीज़ है और नफरत अंगेज़ तकरीरें की जा रही है। लेकिन देखिए, अब तक सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि कई लोग उसमें शामिल थे, कई तकरीरें वहाँ पे इश्तिहार अंगेज़ हुई है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ दिल्ली के बारे में तो आप जानते हैं कि अब तक कार्रवाई नहीं की गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जाहिर है कि दिल्ली तो पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जो लोग, यानी जिन लोगों ने सीएए के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, चाहे दिल्ली में चलाई हो चाहे लखनऊ में चलाई हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन पर सेडिशन की दफ़ा लगाई गई है, उन पर यूएपीए की दफ़ा लगाई गई है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि तकरीबन बाद लोगों को 2 साल हो गए हैं, अब तक वो लोग को ज़मानत तक नहीं मिली है। तो ये जो 2 रुखापन है
और हमारे मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ के सिलसिले में जो रवैया हुकूमत अपना रही है, ये सिर्फ मुसलमानों के सिलसिले में नुकसानदा नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए होगा। इसलिए कि भाई मुसलमानों के बाद फिर क्या होगा, फिर दूसरे फ़र्क़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, दूसरे अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, दूसरी ज़ात पात का जो निज़ाम हमारे मुल्क में कायम है उसके सिलसिले में ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो एक तरह से हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम एक सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इसको रोका नहीं गया और हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो सामने नहीं आई तो हमें अंदेशा है कि हमारा ये मुल्क जिसने 70 साल में गैर मामूली तरक्की की है और आगे बढ़े हैं, वो मुल्क जो है वो इस तरह के होंडे अनासिर के ताबे आ जाएगा और हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आज का दिन वो दिन है हम लोगों का 73 साल जिस कानून को पालन करते हुए, जिस संविधान को मानते हुए हो गए, क्या उसकी बालादस्ती, क्या उसको उस दस्तूर को आज माना जा रहा है, क्या उसके ऊपर आज फ़िरक़ा परस्त ताकतों का नहीं बोलबाला हो गया। तो यही हक़, इंसाफ और नाइंसाफ़ी की बात को लेकर के मैं आज कासिम रसूल इलियास साहब के पास पहुंचा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहता हूं कि इनके अपने बेटे उमर खालिद जो इस वक्त जेल में हैं, जिनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा, देशद्रोही का आप सोच सकते हैं, एक भी तकरीर अब तक साबित नहीं हो सकी अदालत में किसी भी पटन पर कि उमर खालिद ने भारत को तोड़ने के लिए, भारत के संविधान के ख़िलाफ़ या यहाँ के आवाम के, यहाँ के कानून के ख़िलाफ़ या देशद्रोह की कोई बात की हो। UAPA सेडिशन चार्ज जैसा मुकदमा भुगत रहे हैं इनके बेटे। आज कानून की मैं बात करने आया हूँ क्योंकि कानून का ही दिन है। आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है क्योंकि जिस तरह से UAPA में उमर खालिद की गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद ये पूरा अब तक चलना, साबित तो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, देखिए इस केस में साबित कुछ कर भी नहीं पाएंगे ये लोग। UAPA लगाने और सेडिशन चार्ज लगाने का मकसद ही ये है कि कितनी देर तक आप जेल में रख सकते हैं। इसलिए कि ये जो काला कानून हमारे देश में है वो पुलिस को इम्प्यूनिटी देता है और पुलिस को गैर मामूली इख्तियारात दे देता है कि वो जितने दिन चाहे रोके रखे, और अदालतें भी इस कानून के लगते ही अदालतों का रवैया बदल जाता है। तो हमारा कहना ये असल में कि हम किस रुख पे जा रहा है मुल्क। और मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जो हमारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, अपोजिशन पार्टियाँ हैं, उनका रवैया भी इस तरह के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा यानी अफसोसनाक है कि BJP ने जो ट्रैप फैलाया है कि आप अपीज़मेंट करते हैं, माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का अपीज़मेंट करते हैं, तो सेकुलर पार्टियाँ अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम अपीज़मेंट नहीं करते। अरे भाई, सवाल ही पैदा होता है कि कोई अपीज़मेंट नहीं हुआ मुसलमानों का, कभी नहीं हुआ है। सिविल आपके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है खुद इस बात को। लेकिन ये जो मसला है कि सेकुलर पार्टियाँ जो है उस ट्रैप में फंस गई है, ये महसूस नहीं कर रही है कि वो उनके ग्राउंड में जाकर उनके ख़िलाफ़ उनको डिफीट नहीं दे सकती। उन्हें वापस अपने ग्राउंड में आना चाहिए और उन्हें इस पर टफ स्टैंड लेना चाहिए। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, हमारा मुल्क एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। जब तक इसकी ये प्योरिटी बाकी नहीं रहेगी, जब तक आप इसको रेस्टोर नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसकी पहचान हम अब तक ये कहते रहे थे कि भाई हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते रहे हैं, हम ये कहते हैं एकता में अनेकता की बात करते रहे। अब आप जो है उस पूरे मामले में डिफेंसिव हो गए सेकुलर पार्टियाँ। तो सेकुलर पार्टियाँ अगर उस ट्रैप से बाहर नहीं आएंगी तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इसलिए हमारे ख्याल से कि हिंदुत्व और ये हिंदू राष्ट्र और इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हर धर्म को, हर ज़बान को और हर कल्चर को बराबर का हक़ हासिल है। आपको सबके साथ खड़ा होना चाहिए। UAPA के सिलसिले में भी मैं समझता हूँ कि ये एक ड्रैकोनियन कानून है और इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर में कन्विक्शन रेट को उठाकर देखेंगे आप, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसका मतलब है कि सब केसेस फैब्रिकेटेड होते हैं। तो ये UAPA का जो कानून है इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और ये बात कही गई है कि एक बेगुनाह आदमी को सज़ा होना उससे कहीं बेहतर है कि कुछ ऐसे लोग छूट जाएं जो गुनहगार हैं, यानी गुनहगार लोग छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये कानून का बुनियाद है हमारे मुल्क में, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क अब जिस जगह खड़ा हुआ है, हम एक दोराहे पे खड़े हुए हैं। अगर से वहाँ की सिविल सोसाइटी और यहाँ की सेकुलर पार्टियाँ ये एहसास नहीं करेंगी कि उन पर इस मुल्क को सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पर बाकी रखने का दायित्व हम सबसे ज़्यादा है, अगर वो मैदान में खड़ी नहीं होगी डटकर इसके मुकाबले में, तो ये हम बचा नहीं सकेंगे मुल्क को। और ये जो अनासिर है हिंदुत्व वाले अनासिर, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, इनके साथ खामोश तमाशाई बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके हार्ड कोर एलिमेंट जो है बहुत कम है।
चुनाचे हमारे ख्याल से सिविल सोसाइटी मूवमेंट को और सेकुलर पार्टियों को मैदान में आना चाहिए इनका मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल, आपने देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कहलाए जाने वाली दिल्ली पुलिस पर भी एक सवाल उठाया है। ये कहते हुए आपने कहा कि दिल्ली में जब ये ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ सुरेश चौहान का, अगर पुलिस यानी दिल्ली पुलिस एफआईआर कायदे से दर्ज कर लेती, एफआईआर कर लेती, तो आपको कानून की तरफ देखने की या फिर अदालत जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके अपने बेटे के ऊपर तो तुरंत एफआईआर और सीडेशन का चार्ज और जेल में रसीद, लेकिन सुरेश चौहान के पे नहीं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको लेकर भी आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मगर उससे पहले भी हम सवाल उठाते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली के दंगे हुए, दिल्ली के दंगे किन लोगों ने करवाए, किन लोगों ने भड़काए, किन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, किन लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर आपने कल तक इसको नहीं रोका तो हम फिर हम अपने हाथ में ले लेंगे। बाहर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो बेगुनाह लोग हैं जिन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया सकता है, उनको आपने कंकॉक्टेड और फैब्रिकेटेड एविडेंसेस के बुनियाद के ऊपर में उनको जेल में डाल दिया है। तो ये दिल्ली पुलिस का जो रवैया है बहुत गलत रवैया है। और हम महसूस करते हैं कि वक्त इस बात का तकादा कर रहा है कि पुलिस को हुकूमत से आज़ाद किया जाए। पुलिस का एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आज़ाद हो हुकूमत के दस्तरस से। हुकूमत जब चाहे मनमाहे तरीके से सीबीआई को इस्तेमाल कर लेती है, एनआईए को इस्तेमाल कर लेती है, आईबी को इस्तेमाल कर लेती है, पुलिस को इस्तेमाल कर लेती है, और जब तक कि जो पार्टी रूलिंग में होती है पुलिस उसके ताबे होती है। तो ये जब तक कि हम पुलिस को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के खुद हाथ बंधे हुए हैं, फ्री एंड फेयर जो पुलिस का काम है वो नहीं हो पा रहा है दिल्ली में। दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि फ्री एंड फेयर नहीं है पुलिस, हुकूमत जिसकी होती है उसके ताबे होती है पुलिस। दूसरी बात यह है कि पुलिस का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है हमारे मुल्क में वो बहुत ख़राब है, और इस पर विभूति नारायण जो पुलिस के डायरेक्टर रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हुए चंद साल पहले, उन्होंने खुद ये बात कही है कि पुलिस को एक ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे लॉयल हों। और उसमें जो बातें कही गई है कि ये मुल्क एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, सबका लिहाज रखना चाहिए। पुलिस के लिए सब बराबर होने चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, सब बराबर होने चाहिए। उनके लिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होना चाहिए। ये जब तक हम पुलिस को एक न्यूट्रल पुलिस फोर्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हम इस मुल्क में सही माना में इंसाफ नहीं कर सकेंगे। मैं उमर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और हमारे जो दर्शक हैं जो जानते हैं कि हाँ उमर खालिद या उनके अलावा और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई थी उन काले कानूनों के ख़िलाफ़, सीएए के, एनपीआर, एनआरसी के ख़िलाफ़, आज वो सभी जेल में हैं और तकरीबन 2 साल के लगभग उनका वक्त हो गया। लेकिन कुछ केसेस में उमर की बेल भी हुई थी अब से लगभग महीने भर पहले। वो केस कहाँ तक पहुँचा और उसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पुलिस का रवैया ये होता है कि वो मल्टीपल केसेस बनाती है किसी मामले में, और इसलिए बनाती है कि वो समझती है अगर एक केस में बेल हो जाए तो दूसरे में मौका रहेगा, दूसरे में बेल हो जाए तीसरे में मौका रहेगा। आप देख रहे हैं शर्जील इमाम के सिलसिले में अभी रिसेंटली एक और केस किया गया यूएपी के तहत में। तो ये जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पे सब पे मल्टीपल केसेस हुए थे। उमर पे 2 केसेस थे, 2 एफआईआर थी, 101 और 59। तो 101 में यूएपीए नहीं था इसलिए उनको बेल मिल गई है। अब उसमें बहस चल रही है 101 वाले केस में। अलबत्ता ये जो केस है 59 एफआईआर का, इसमें पुलिस ने एक तो ये कि उमर खालिद यानी वाक़या हुआ था फरवरी में, 24 फरवरी को ये वाक़या हुआ था, और उमर की गिरफ्तारी हुई है सितंबर में। और बाज़ गवाह तो बिल्कुल जो इनके पास जो एविडेंस है या गवाही है जिन लोगों की, वो गिरफ्तारी से 2 दिन पहले उन्होंने गवाही दर्ज कराई अपनी। सवाल ही पैदा होता है कि इतनी देर तक खामोश क्यों बैठे रहे। और दूसरी बात ये कि उमर के खिलाफ जो कानून क्या कर रहा है, फिर अदालत क्या कर रही है? आपको उम्मीद नज़र आ रही है इंसाफ की? देखिए, अदालत ने, अब देखिए हमारी बहस हो रही है, हमारे वकील ने बेल पर बहस शुरू की थी अगस्त में, यानी 2021 अगस्त में शुरू की थी और दिसंबर तक बहस चली है। अदालत इसको प्रोलॉन्ग कर रही है, मतलब ये कि एक वक्त में बहस कंप्लीट नहीं हो रही है, थोड़ा सा वक्त दिया फिर ख़त्म हुआ, फिर थोड़ा सा वक्त दिया फिर ख़त्म हुआ, लंबी लंबी डेट्स देते रही। नतीजा ये हो कि दिसंबर में जाके वो फिनिश हुई। अब दिसंबर से, जनवरी से इन्होंने शुरू किया है सरकारी वकील ने जवाब देना। सरकारी वकील अब कितना वक्त लेगा, कितना डिले करेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें। लेकिन आप चार्जशीट उठा के देखिए, 17,000 पेज की पहली चार्जशीट है, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। तो उमर पहली चार्जशीट में तो नहीं है, मतलब सिर्फ नाम है मेंशन, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फिर दाखिल की गई उसके अंदर। तो आप सोचिए कि हमारे वकील ने अदालत में ये कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली मैन की स्क्रिप्ट है, कि ये लामतनाही सिलसिला है, एक के बाद चीज़ें दाई जा रही हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई गवाह, मजबूत गवाह नहीं है।
तो ये आपसे प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें देखिए उन्होंने एक क्लिप को पेश किया था, एक उमर की एक तकरीर थी, जो वेलफेयर पार्टी का एक प्रोग्राम था वहाँ पे अमरावती महाराष्ट्र में, वहाँ उमर ने तकरीर की थी। उस तकरीर के एक टुकड़े को इन्होंने FIR में पेश किया, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि अगर ट्रंप आएंगे तो हम ट्रंप के सामने ये रखेंगे, ये एहतजाज करके बताएंगे कि हम किस किस्म के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये पेश किया कि ये ट्रंप के आने के मौके पर यहाँ पर फसाद करना था, और फसाद उस वक्त हुआ था। तो ये इससे साबित होता है। तो हमारे वकील ने पूछा, वो तो मैं आपको रोक कर कहना चाह रहा हूँ कि ट्रंप के आने पर अभी ट्रंप होकर के चले जाएं और उसके बाद फिर हम अपने आप इन लोगों को हटाना जानते हैं। मुझे आपके कहने से याद आ गया, ये तो कपिल मिश्रा ने बहुत क्लियर कहा था। उमर खालिद की जो वीडियो फैब्रिकेट करके आप कह रहे हैं कि कोर्ट में दी गई, उससे ज़्यादा तो DCP के साथ खड़े होकर उनके मुंह पर तो कपिल मिश्रा कह रहे थे। नहीं, देखिए इस चार्जशीट में ये कहा गया कि जनवरी में, यानी 26 जनवरी या 25 जनवरी कोई बात है, जनवरी में उमर खालिद और खालिद सैफी और ताहिर हुसैन की एक मीटिंग बता रहे हैं ये लोग, यहाँ हुई थी शाहीन बाग में। हालांकि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, और वहाँ ये फैसला हुआ था ट्रंप आएगा तो हम यहाँ पे वो करेंगे। उस वक्त तक ट्रंप के आने का कोई फैसला ही नहीं हुआ था। 13 फरवरी को पहली बार ट्रंप के आने का होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान हुआ है। तो जाहिर है कि उमर खालिद को क्या इल्हाम हो गया था कि ट्रंप आने वाले हैं। तो एक तो ये बात, उसके बाद फिर उन्होंने वो मैनिपुलेट किया उसमें। दूसरी बात ये है कि वो जो टुकड़ा पेश किया गया था अदालत में, तो हमारे वकील ने ये पूछा उनसे, पुलिस से, कि ये जो आप पेश कर रहे हैं एक टुकड़ा कि ट्रंप आएगा तो हम ये करेंगे, ये कहाँ से लिया आपने? तो उन्होंने कहा हमने रिपब्लिक टीवी से लिया। तो हमारे वकील ने रिपब्लिक टीवी से पूछा, तो उन्होंने कहा, रिपब्लिक ने कहा कि हमने बीजेपी के IT सेल के जो इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उनकी ट्वीट से लिया। तो आप सोच सकिए कि एक टुकड़ा निकाला आपने, और वो भी पुलिस ने डायरेक्ट नहीं उठाया वो जगह से, बल्कि वो यहाँ से वहाँ से होते आया। एक बात। दूसरी बात, हमारे वकील ने वो पूरी 20 मिनट की तकरीर सुना दी अदालत में। उन्होंने कहा बताइए इस तकरीर में क्या ऑब्जेक्शनेबल है? उमर खालिद अहिंसा की बात कर रहे हैं, उमर खालिद गांधी जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी के उसूलों की बात कर रहे हैं, और हम वो नफ़रत फैलाएंगे तो हम प्यार बांटेंगे, वो मारेंगे तो हम झंडा लहराएंगे, इस तरह की बात वो कह रहे हैं, तिरंगा झंडा लहराएंगे। तो इसमें कहाँ कमनल है, कहाँ ये है कि ट्रंप आएगा तो हम ये करेंगे करके? तो अदालत सामने पूरी तकरीर पेश करती है 20 मिनट की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इसी तरह के एविडेंसेस हैं इस पूरे चार्जशीट के अंदर। और जब इसमें अब पुलिस क्या कह रही है, अभी देखिए पुलिस ने कल अदालत में ये कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि ये जो CAA मूवमेंट थी, सेकुलर मूवमेंट थी, ये गलत है, इसलिए कि यहाँ दिल्ली के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट साइट थे वो सब मस्जिद के एडजेसेंट थे। तो ये तो अजीब गरीब किस्म की मंतिक है। मस्जिद के करीब अगर कोई प्रोटेस्ट साइट बनता है तो इसका मतलब वो कम्युनल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि देखिए पहला प्रोटेस्ट साइट तो शाहीन बाग में था, वहाँ कौन सी मस्जिद है? शाहीन बाग मेन रोड के ऊपर था। और दूसरी बात ये कि आप तो दिल्ली में कहीं भी चले जाएंगे मस्जिदें आपको मिलेंगी। अगर हम पार्लियामेंट के पास भी देना चाहें तो वहाँ भी मस्जिद है, जनपद पे देना चाहें तो वहाँ भी मस्जिद है, इंडिया गेट पे देना चाहें तो वहाँ भी मस्जिद है। तो आप ये कहेंगे कि मस्जिद के एडजेसेंट है साइट, तो इसलिए वो कम्युनल हो गया। उमर का इतना हाई प्रोफाइल केस हुआ दुनिया में भी और बाहर के मुल्कों में भी, इसकी आवाज़ उठी बहुत सारा। लेकिन और दूसरे लोग, खालिद सैफी है, शर्जील इमाम है, ताहिर हुसैन है और इशरत जहाँ है, ये सब लोग जो हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है अदालत इसमें जेल के अंदर। अभी ये कोविड के सिलसिले में हर आदमी मुतासिर था, पानी नहीं मिलता है, गर्म पानी नहीं मिलता है इतनी सर्दी में, सही से चीज़ें नहीं मिलती है, तो सब लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये कि कोई पुरसान हाल नहीं है उन लोगों को, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, ये हैरानी की बात है। बहरहाल मैं कुछ बस 2 बातें करके और आपसे बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आज आपको लगता है कि कन्हैया जो कि उमर खालिद के इतने करीबी दोस्त, और आज वो एक नाम नेहाद पार्टी में जाने के बाद फिर भूल से गए, या ऐसा कहते हैं कि जानते ही नहीं है कौन है उमर खालिद, कहीं ना कहीं इसका भी मलाल होता है आज आपको एक वालिद होने के नाते? मलाल तो इसलिए नहीं होता है कि अंदाज़ा यह है कि जो आज की अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है, मौका पर सियासत जो है वो ऐसे करवाती है लोगों से। कन्हैया कुमार हमारे घर भी आए थे, कन्हैया कुमार ने हमारे घर साथ में खाना भी खाया, और कन्हैया कुमार के साथ उमर के साथ में कई इंटरव्यूज़ हैं, कई उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर में और चीज़ों के ऊपर वो एक साथ साथ वो रहे हैं। तो ये कहना कि मैं उमर को नहीं जानता तो ये अजीब गरीब बात है, कोई भी आदमी इसको आसानी से तस्लीम नहीं करेगा। जो कुछ भी किया उन्होंने वो उनकी बात है, वो उसका जवाब देंगे, हम तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम अगर किसी सियासी पार्टी में चले गए
तो अब हम उमर से किनारा कशी इख्तियार कर लें और उसे को डिसोन करें, तो ये अप्रोच किसी भी प्रिंसिपल्ड पार्टी के अंदर रहने वाले आदमी का या किसी भी ऐसे आदमी का जो कल तक ये कहता था कि हम उसूलों के बुनियाद पर सियासत करते हैं, उस आदमी का स्टैंड ऐसा नहीं हो सकता है। कल 27 तारीख़ है और अदालत ने सुरेश चौहान के मामले में 156(3) के ऑर्डर के लिए तारीख रखी है। आपको उम्मीद नज़र आ रही है? सुरेश चौहान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हिदायत तो देगी, FIR की हिदायत देगी अदालत और उसको गिरफ्तारी की हिदायत देगी, हमें उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा 26 जनवरी का मौका, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और भारत का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में जाना ही इसी नाम से जाता है, मशहूर भी इसीलिए है सारी दुनिया में कि यहाँ इंसाफ होता है, हक़ तलफ़ी नहीं होती है, मज़लूमों के साथ में इंसाफ होता है और ज़ालिमों को सज़ा दी जाती है। लेकिन वो बात बेमायने नज़र आती है कि अगर हम नज़र उठा के देखते हैं एक ऐसे शख्स के ऊपर जिनका नाम कासिम रसूल इलियास है, जिनकी औलाद, जिनके बेटे ने ऐसी कोई तकरीर, जैसे ये कह रहे हैं कि अदालतों में भी हम साबित कर रहे हैं लगातार कि कहीं भी कुछ भी देश को बांटने की, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की या हिंदू मुसलमान करने की या संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई बात करी हो, ऐसा नहीं है। बहरहाल अब देखना ये भी होगा कि अदालत अब 156(3) के तहत पुलिस को सुरेश चौहान के ख़िलाफ़ FIR करके गिरफ़्तार करने की बात कहती है या नहीं कहती, ये अब आने वाला वक्त ही तय कर सकेगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।